हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश तिवारी और मेरे फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आवेशों से संबंधित नियम पढ़े थे। हमने देखा था कि अगर दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो अगर वो समान आवेश होंगे तो उसमें क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत आवेश हो रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उसके बीच कितना बल लग रहा है। उसके बल की व्याख्या कूलाम ने की। मतलब हम आज के टॉपिक में कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे, कूलाम के नियम को समझेंगे, साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड और आंकिक जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं क्या, बिंदु आवेश, क्योंकि कूलाम के नियम में बिंदु आवेश शब्द आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बिंदु आवेश क्या होगी, तो जिनका आकार क्या हो, नगण्य हो। केवल जो की पॉइंट्स है उसको पकड़ना। क्या बोल रहा है, आकार नगण्य हो और उनके बीच की दूरी क्या हो, अधिक हो। केवल इन दो पॉइंट्स पे याद रखेंगे कि आवेश का आकार अगर कम हो, मतलब जिस पदार्थ पे है उसका आकार कम होना चाहिए और उनके बीच की दूरी आकार की तुलना में अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बिंदु आवेश। सेम वैसे ही जैसे अपन 11वीं में पढ़े थे बिंदु वस्तु। ठीक, जैसे बिंदु वस्तु में दूरी ज्यादा था, आकार कम था, ठीक वैसे यहां भी आकार कम है और उनके बीच की दूरी क्या है, अधिक है, तो इसको बोलेंगे अपन बिंदु आवेश। अब आते हैं कूलाम के नियम में। तो कूलाम का नियम किस पर लागू होता है, कूलाम का नियम लागू होता है स्थिर और बिंदु आवेश पर। ये दो चीजें अच्छे से याद रखना कि कूलाम ने स्थिर और बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की क्या की, व्याख्या की। ठीक है, अब कैसे व्याख्या देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो बिंदु है, ठीक, जिस पर Q1 और Q2 आवेश उपस्थित है, जिनके बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, r। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। तो हमें पता है जैसे ही दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं उनके बीच में बल लगता है, तो बल को लिया क्या हमने, F। तो ये बल का मान किस पर निर्भर करता है, तो दोनों आवेशों के परिमाण, मतलब दोनों आवेशों का मान के गुणनफल, मतलब जितना ज्यादा मात्रा में आवेश होगा बल उतना ज्यादा अधिक होगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो बल का मान होता है वो बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी ज्यादा हुई तो बल में कमी आएगी। तो किस प्रकार कमी आती है, तो बल जो होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, मतलब दूरी के साथ बल के मान में कमी आ रही थी और ये नियम इसके प्रयोग पर आधारित है, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने लिखा। तो समझ में आया? अब इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों समीकरण को साथ में लिखते हैं। तो दोनों को साथ में लिखे तो ये आ गया, ठीक, Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे। जैसे चिन्ह हटेगा क्या लगेगा, नियतांक लगेगी। तो यहां पर यूज किया गया स्मॉल k। ठीक, और ये क्या हो गया, एक अनुपातिक नियतांक, एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति मतलब कि भाई दोनों आवेश के बीच में कौन सा माध्यम है, क्या ये किसी धातु पर रखा हुआ है या किसी हवा पे स्थित है या निर्वात पे स्थित है या जल पे स्थित है। तो दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगी k का मान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट किस बात पर निर्भर करता है, मात्रक की पद्धति। ठीक, कौन सी पद्धति में हम बल को माप रहे हैं, मतलब एसआई पद्धति है कि सीजीएस है कि एमकेएस है। हमें टोटल एसआई पद्धति पे बहुत अच्छे से फोकस करना होता है, नहीं बाकी तो उसका कन्वर्जन होता है। तो याद रखना k का मान इन दोनों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति और मात्रक की पद्धति पर। ठीक है, अब k के मानों को अलग अलग पद्धति पर देखते हैं। अलग अलग पद्धति मतलब एक बार एसआई पद्धति पर देखेंगे, एक बार सीजीएस पद्धति पर देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले, यदि माध्यम हवा या निर्वात और पद्धति क्या ले लिया हमने, एसआई पद्धति, तो k का एक निश्चित मान होता है। क्या होता है k का मान, k इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना इसको। ठीक, क्या है ये, तो इसको बोला जाता है वायु या निर्वात की
विद्युतशीलता। अब फिर से नया शब्द आ गया आप लोग के लिए कि विद्युतशीलता क्या है। चलिए आगे देखते हैं। यदि अन्य कोई माध्यम हो, अन्य कोई माध्यम मतलब हवा या निर्वात को छोड़कर, तो क्या हो गया, के का मान k इज इक्वल टू 1/4 केवल एप्सिलॉन लग गया ना, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। क्या है ये, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। अब ये इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ शब्द आता है सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सापेक्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको एप्सिलॉन r से लिखते हैं या तो इसको k से लिखते हैं। ठीक है इतना। तो k इज इक्वल टू क्या, कैपिटल K ना, यहाँ पहले भी तक क्या यूज कर रहे थे, स्मॉल k, ध्यान रखना। और यहाँ क्या उपयोग किए, कैपिटल K। अब हमेशा याद रखना जो बड़ा वाला k होगा ना, इसे सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, या फिर इसे ही परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या कहेंगे, परावैद्युतांक, कैपिटल K को। तो फॉर्मूला निकल गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो k कैपिटल K इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है। तो इस मान को अगर हम यहाँ रख देंगे तो k का मान निकल गया, और इस k के मान को जो हमारा समीकरण नंबर 3 था, क्या था समीकरण 3, f इज इक्वल टू 1 बाई स्मॉल k q1 q2 बाई r का स्क्वायर 1 बाई k था ना, ये था समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 पे हमने क्या किया, k के मान को रखे, ठीक, तो हमें सूत्र मिल गया। अंतर क्या हुआ पिछले वाले और इसमें, तो केवल अंतर हुआ k का। अगर कोई अन्य माध्यम है तो आपको कैपिटल के नीचे लगा देना है, और अगर वायु निर्वात बस है तो आपको कैपिटल के को क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या लिख रहा है, कोई माध्यम हवा या निर्वात हो तो इसका मान सीधा सीधा 1 होता है, स्मॉल k का मान, जो कांस्टेंट लिए थे नियतांक, उसका मान कितना होता है, 1। तो सूत्र में बन जाएगा सीधा हमारा, वो हट गया तो q1 q2 बाई r का स्क्वायर। और किस में लिखेंगे इसको, डाइन में। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम है, हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है, तब हम क्या करेंगे, फिर से परावैद्युतांक आएगा, तब हो जाएगा 1 बाई कैपिटल K q1 q2 बाई r का स्क्वायर, और इसके पीछे में क्या लिखाएगा, डाइन लिखाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, कूलाम के नियम से आगे के टॉपिक करते हैं। कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, हमने ऐसा ही पद्धति लिया और माध्यम को क्या लिया, हवा या निर्वात। ठीक, तो बल का सूत्र क्या हो गया, तो मैं बोला था जब हवा या निर्वात लेंगे तो कैपिटल के को लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r का स्क्वायर। और इसका हमारे पास निश्चित मान होता है, कितना होता है, 9 × 10⁹, तो लिख दिए, जिसको 10 का 10 लिख दिए, तो आ गया समीकरण नंबर पहला। ठीक, अब लगाते हैं यहाँ पर कंडीशन, क्योंकि हमें बनाना है परिभाषा, और परिभाषा बनाने के लिए हमने लगा दी कंडीशन अप्लाई कर दिया। क्या क्या कंडीशन लिए, हम बल के मान को लिख लेते हैं 9 × 10⁹, क्योंकि कटाना है इसको, एकांक आवेश मतलब 1 लाना है मान को, तो जितना इसका मान है उसी के बराबर हमने बल ले लिया। ठीक, दूरी को ले ली एकांक दूरी, क्योंकि इसको भी एकांक मानना है, तो एकांक दूरी मतलब 1 मीटर का ले रहे हैं, ऐसा ही पद्धति में है ना। और आवेशों के परिमाण को ले लिए बराबर, q1 बराबर q2 बराबर क्या ले लिए, q। अब इन तीनों मानों को कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 पर। जैसे हमने समीकरण 1 पे रखा, बल की जगह पर ये आ गई। ठीक, ये अपनी जगह 10 का 10 लिखा हुआ है, q1 q2 की जगह q का स्क्वायर हो जाएगा, r के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एकांक दूरी मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, कट गया दोनों, तो क्या मिला, q स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। सॉल्व किए तो क्या मिला, q बराबर ±1, मतलब यही क्या है, यही एकांक आवेश है। तो परिभाषा क्या बना, अब लिखेंगे कैसे परिभाषा एग्जाम में, तो जो हमने कंडीशन अप्लाई किया है यही इसकी परिभाषित करता है। कैसे कंडीशन लगाए हमने, समान परिमाण के कितने आवेश लिए, 2 आवेश। तो देखो मैंने परिभाषा कैसे लिखा है, समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश। ठीक, और सजातीय आवेश कैसे रखे हैं, एकांक दूरी पर, तो एकांक दूरी पर है।
ठीक है। बल कितना लग रहा है, 9 गुणित 10 की घात 9, तो हमने लिखा प्रतिकर्षण बल 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन। तो आवेश को क्या कहेंगे, आवेश को कहेंगे एकांक आवेश। ठीक, रिपीट कर दे रहा हूं, अगर समान परिमाण के दो आवेश ठीक एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन हो तो आवेश को एकांक आवेश कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, इसका विमी सूत्र बताइए और इसका मान बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या पूछा जा रहा है विद्युतशीलता के बारे में। तो पहली बात की विद्युतशीलता होता क्या है, तो विद्युतशीलता माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, विद्युत बल रेखाएं, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं के चालन की माप होती है, मतलब एक प्रकार की माध्यम की प्रकृति को बताती है। किसके प्रति, विद्युत आवेश या विद्युत बल रेखा के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलाम के नियम से बल का सूत्र है। यहां में किससे मतलब है, ε0 से, तो आप ε0 को पक्षांतर कर दो। ठीक, तो क्या निकल गया, ε0 बराबर, भाई इधर आ गया और बल कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, अब हमें निकालना है इसका मात्रक। कहां पे निकाल रहे हैं, एसआई पद्धति पर, एसआई पद्धति पर मात्रक। तो क्या क्या दिख रहा है, देखो ऊपर में दिखा आवेश और एक और आवेश, दो आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम। ठीक, बटे में क्या हो गया, 4π का कोई मात्रक होता है क्या, नहीं होता है। बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन। दूरी का क्या मात्रक होता है, मीटर, तो वर्ग है तो वर्ग। ठीक, तो क्या बन गया, कूलाम स्क्वायर, क्योंकि कूलाम दो बार है, प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर लिखे, प्रति को इनवर्स लगा देते हैं, तो क्या लेकर प्रति में माइनस लग जाएगा ना, इनवर्स मतलब माइनस, तो न्यूटन की पावर में -1 और मीटर की पावर में -2, ये निकल गया इसका मात्रक। आगे देखते हैं, आगे निकालते हैं इसका विमी सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है भाई, विमी सूत्र 11वीं में पढ़ाया था। ठीक, विमी सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, कूलाम का स्क्वायर, तो कूलाम क्या होता है भाई, कूलाम है आवेश। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा ना, कूलाम क्या है, आवेश है, तो हमारे पास धारा का सूत्र होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय, और धारा को नापते हैं एम्पियर से, समय को नापते हैं टी से, तो इसलिए इसके जगह में क्या लिखेंगे, ए टी का वर्ग। ठीक, विमी सूत्र निकालने के लिए, और नीचे में क्या है, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, और बल का क्या विमी सूत्र होता है, mL/T-2। ठीक, मीटर का, तो मीटर को किसे दर्शाते हैं भाई, दूरी से, तो L का स्क्वायर है, इसलिए क्या लिखा गया, L का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा भाई, m की घात में क्या चले जाएगा, -1, L की घात में कितना हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 है, तो कितना हो गया, L की पावर में -3। ठीक, t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो 0 हो जाएगा, मतलब t की पावर क्या हो गया 0, और a की पावर में क्या हो जाएगा 2। ये क्या है, तो ये हो गया इसका विमी सूत्र। इसका विमी सूत्र ε0। इसका मान कितना होता है, तो ε0 का मान होता है 8.854 × 10 की घात -12, और क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक। अभी तक आपने विद्युत आवेश का क्या देखा है, केवल एक मात्रक देखा है, क्या है, कूलाम। ठीक है, उसके अन्य मात्रक भी होते हैं, तो चलो देखते हैं क्या अन्य मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो भाई एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। क्लियर, कहां से आया, धारा से, क्योंकि विद्युत धारा को हम नापते हैं आवेश बटा समय,
तो आवेश बराबर हो जाता है I इंटू टी, है ना। I मतलब धारा का एम्पियर, टी मतलब समय का सेकंड, एस क्या है सेकंड है। तो एम्पियर सेकंड का जब गुणा करते हैं ना, 1 एम्पियर गुणित 1 सेकंड का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा 1 कूलाम के। ये चीज आप पहले से जानते हो। तो नया क्या है, नया है सेकंड। सीजीएस पद्धति में क्या है, तो सीजीएस पद्धति में सबसे पहले होता है स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या होता है, स्थिर वैद्युत मात्रक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए इसका लिखा जाता है ESU। ठीक, याद रखना 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, रिलेशन याद रखना। ठीक, 1 कूलाम किसके बराबर होगा, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, और इसे ही कहा जाता है स्थैतिक कूलाम। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो गया, स्थैतिक कूलाम या ESU बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और होता है सीजीएस पद्धति में, इसको बोला जाता है EMU। EMU क्या हो गया, तो विद्युत चुंबकीय मात्रक, क्योंकि जब आवेश गति करेगी ना तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, तो उस अवस्था में EMU से नापते हैं। ठीक, और जब आवेश स्थिर हो, नहीं गति कर रहा है, तो उसको ESU से मापा जाता है। क्लियर, तो EMU से कैसे नापेंगे, तो संबंध होता है 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। संबंध याद रखिएगा, ये वाली संबंध और ये संबंध, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आवेश का कन्वर्जन करने में, बदलने के लिए। तो क्या होता है 1/10 EMU, और इसे क्या कहते हैं, 1 कूलाम। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप मुझे वहां कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है जी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसे आपको बताना है, कूलाम को एक बार ESU में बदलना है और इसे बदलना है EMU में, और दोनों मान को कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कितना मान आ रहा है। ठीक, जितना आपके कमेंट्स आएंगे उतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्या है टॉपिक, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। जो वहां पर हम लोग कैपिटल के उपयोग किए थे, वो कैपिटल के आखिर है क्या, तो देखो इसको किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन R से। R मतलब रिलेट करना, रिलेटिविटी होता है ना, रिलेट करते हैं तो मतलब अपेक्षिक, और K का मतलब क्या होगा, K परावैद्युतांक को दर्शाता है। तो याद रखना एप्सिलॉन R या K से दर्शाया जाता है। तो कभी भी जब हम अपेक्षिक निकालते हैं तो तुलना करके निकालते हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, तो भैया एप्सिलॉन नॉट से, मतलब वायु या निर्वात से। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, तो वायु या निर्वात वाले को नीचे लिख दिए, और जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे ही कहा जाएगा क्या, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, मतलब हम वायु या निर्वात से तुलना करके बता रहे हैं। इसका एक और सूत्र होता है, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये जो है इसका एक चीज और देख लेना, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं, क्योंकि भैया ऊपर भी विद्युतशीलता है नीचे भी विद्युतशीलता है, तो ये अनुपात है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई विमीय सूत्र नहीं है, मतलब ये एक विमाहीन राशि है। हाँ, लेकिन इसका मान जरूर होता है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग मान होता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि भाई पानी का कितना होता है परावैद्युतांक K का मान। ठीक, ये पूछा गया था पेपर में। धातु का कितना होता है K का मान, है ना, और हवा का कितना होता है K का मान। इन तीनों के K के मान को मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका एक और सूत्र है, K बराबर क्या है, F/F डैश। F क्या है, तो F जो है वायु या निर्वात में आवेश के मध्य लगने वाला बल है, और F डैश क्या हो गया, वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में और समान आवेश है तो उनके बीच लगने वाला बल। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक।
ये कैसे हो गया सर? तो इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, नेक्स्ट अगर लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट अगला लेक्चर, तो हम इसको आगे डिटेल करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, आपको कैसा लग रहा है? आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते? इसके लिए आपको करना क्या है, बस आप मेरी वीडियो को लाइक करो। अगर जितना आपके लाइक होंगे उतना ही मैं समझ जाऊंगा कि आपको अगले वीडियो चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, सबको बताओ कि क्लासेस चल रही है। इस लॉकडाउन में आपके लिए इससे अच्छा ऑफर और कुछ नहीं हो सकता। तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले